हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विज्ञान की प्रश्नावलियाँ कर रहे थे, यानी टेस्ट सीरीज कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कुछ और सुधार करना है तो आप लोग अपने कमेंट लिख दीजिए, तो कुछ हम लोग और भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बोतलों के नाम पत्र यानी लेबल पर कुछ मृदु पेय दावा करते हैं कि वे अम्लीयता नियामक हैं। वे अम्लीयता नियमन किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि अम्लीयता को हम, यानी कि वो क्या करते हैं, ज़्यादा अम्लीय नहीं है, ठीक है, उसमें लिखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के आधार पर या बाई कार्बोनेट लवण के, या तो दोनों में, या कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम के उसमें। तो इसमें जो अम्लीयता की बात की जाती है, अम्लीयता नामक जो नियामक, तो बाई कार्बोनेट का नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम, इसके विषय में बात की जाती है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम। अगला प्रश्न है, जब नींबू का रस बेकिंग सोडा पर गिराया जाता है तो तीव्रता के साथ बुलबुले बनते हैं, क्योंकि मुक्त होने वाली गैस है। नींबू के साथ बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस तो निकलती नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच क्या हो जाता है, 6 से कम हो जाता है, वही रहता है, यानी 6, 6 से बढ़ जाता है, उदासीन हो जाता है, अर्थात 7 हो जाता है, ठीक है। खट्टा होने का मतलब क्या हुआ, खट्टा होने का ही मतलब हुआ ना कि उसका पीएच मान और घट जाता है, ठीक है। तो इसका पीएच मान क्या हो जाता है, 6 से कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप लोग जानते हैं कि आमाशय जो होता है, तो आमाशय रस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक रस पाया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इसी आमाशयिक रस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि ये भोजन को सड़ने नहीं देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घोलों में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित नहीं करता या नहीं करता। तो नीला को लाल में, तो नीला को लाल में जो एसिड होता है वही परिवर्तित करता है। अम्ल का घोल, क्षार का घोल, साधारण नमक का घोल। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, अम्ल का घोल, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर होगा तो केवल एक होगा, सी। अगला कह रहा है कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल में मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्मक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है। तो इसमें ऊष्मक्षेपी प्रक्रम तो है ही, बिल्कुल है। कह रहा है कि क्रिस्टल जल के अणुओं की वह निश्चित संख्या है जो ठोस अथवा अवस्था में किसी लवण के प्रत्येक सूत्र इकाई के रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। ये भी सही है, लेकिन इसका जो है ना, यहाँ पर व्याख्या नहीं करता है। तो ए और बी दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण सही हैं, लेकिन वो व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, कि दोनों यानी कि दोनों ही कथन व्यस्तता सत्य हैं, किंतु कथन दो कथन एक का स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण का गुणधर्म नहीं है। लवणों में क्रमिक संकुलन विन्यास होता है जिन्हें जालक कहते हैं। लवणों में गलनांक निम्न किंतु क्वथनांक उच्च होता है। लवण भंगुर होते हैं। पानी में विलीन होने पर अथवा गलित अवस्था में भी लवण विद्युत चालक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए,
पहला वाला, लवणों में क्रमिक संकुलन विन्यास होता है जिन्हें जालक कहते हैं। लेटिस होता है, बिल्कुल पाया जाता है लेटिस, ये साल्ट में ही पाया जाएगा। लवणों के गलनांक किंतु क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक नहीं, गलनांक ही क्या होता है, गलनांक उच्च होता है, क्वथनांक भी उच्च होता है। ठीक है, ये गलत है, तो हमारा बी वाला गलत है। ये भंगुर होते हैं, यानी कि हथौड़ा मार दीजिए तो टूट जाते हैं। पानी में विलीन अवस्था में, यानी पानी में नमक मिला दीजिए या उसे पिघला दीजिए तो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ओके, तो उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है? अमीनो अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्टिक एसिड, या जो है ना एजिलिक अम्ल। तो विटामिन सी किसने नाम से जाना? एस्कॉर्बिक या एस्टिक एसिड? एस्टिक एसिड तो सिरका होता है ना, तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अम्लराज आयतनानुसार 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित का मिश्रण है। तो ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl, ये सांद्र नाइट्रिक और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। देखिए यहाँ 1:3 यानी 1 किसका है, 3 अनुपात किसका है? तो याद रखिए कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ही मिलकर बना होता है, तो अब दोनों में या तो ए या तो डी में होगा। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो 1 अनुपात में मिला जाता है और जो सांद्र HCl है वो 3 अनुपात में मिला जाता है। तो पहले आएगा नाइट्रिक अम्ल, फिर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल में जब सांद्र HCl 1:3 में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है, अम्लराज बनता है एक्वारेजिया, जिससे कि सोने चांदी के जेवर साफ किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल सिरके का मुख्यतया उपयोग रसोई घर में एक सामान्यतः पकाने के संगठन के रूप में किया जाता है। यह एक आसानी से उपलब्ध हल्का अम्ल है, बिल्कुल सही है। इसे गन्ने के रस के किण्वन द्वारा बनाया जा सकता है, ये भी सही है। सिरका की बात कर रहा है, ठीक है, जो हमारा क्या है, इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ठीक है, पायमेटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक जहाँ भी लैक्टिक आए दूध में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में। यानी साइट्रिक अम्ल, दोस्तों जो हमारा साइट्रिक अम्ल है वो अलग है, और ये एस्टिक अम्ल, तो अभी ऊपर मैंने बताया था एस्टिक अम्ल क्या होता है हमारा, वो सिरका होता है, तो हमारा यही वाला उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, परख नलियों में मौजूद H2O और जलीय NaOH में किसकी सहायता से विभाजित किया जा सकता है? मतलब उसमें पानी है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैसे बना, यानी उसे अलग अलग कैसे जांचा जा सकता है? लाल लिटमस से, या नीला लिटमस से, या Na2CO3 से, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या जलीय HCl से। तो हम कर कैसे सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें है, तो क्योंकि पानी क्या है, उदासीन है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, क्षार है, तो अब हमें लिटमस पेपर से पता चलेगा। तो लाल लिटमस या नीला लिटमस, तो लाल जो है वो अम्ल नीले को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाल लिटमस का प्रयोग करेंगे, यानी कि लाल लिटमस का प्रयोग करेंगे, वो नीला हो जाएगा, तो इसका मतलब है NaOH है, और यदि कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, पानी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, हवाई जहाजों से विद्युत आवेशित रेत फेंककर कृत्रिम वर्षा की जाती है। कृत्रिम वर्षा के लिए बादल बनाने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो है ना कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, क्या वो सिल्वर नाइट्रेट, यानी कृत्रिम, कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहा है कृत्रिम वर्षा किससे की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, या पोटेशियम नाइट्रेट? तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, बादल एक कोलाइडी तंत्र है, ठीक है, किसका किसमें, जल परिक्षेपण माध्यम में,
परिक्षिप्त वायु का, जल के परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त कोहरे का, वायु के परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त धुंध का, या वायु के परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त जल के बिंदुओं का। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है कि जब ऊपर जाता है, ऊपर वायु है, वायु में जल का संघनन होता है, यानी जो जलवाष्प है उसका संघनन होता है तो जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये है वायु के परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त जल के बिंदुओं का। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, डी। बादल एक कोलाइडी विलयन है जो वायु और जल के विलयन से क्या होता है, बनता है। अगला प्रश्न है, दूध एक कोलाइडी तंत्र है। यह एक द्रव स्नेही केसीन द्वारा स्थायी किया गया कोलाइड है, यानी केसीन के द्वारा बनता है। तो दूध में क्या होता है, जल वसा में परिक्षिप्त होता है, या वसा जल में परिक्षिप्त होता है, या वसा और जल एक दूसरे में परिक्षिप्त होते हैं, या वसा घुली होती है। ठीक है, तो देखिए उसमें होता क्या है, दूध में जो होता है पानी ज़्यादा होता है तो जल में घुला होता है, तो वसा जल में परिक्षिप्त होता है, यानी कि जल में वसा घुली हुई होती है, वसा कम होता है, जल ज़्यादा होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, वसा जल में परिक्षिप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो जल के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेता है, क्या कहलाता है। विस्तीर्ण कोलाइडी, देखिए जल के संपर्क में आने में तीव्रता से कोलाइडी बनाता है, तो विस्तीर्ण कोलाइड, साचारी कोलाइड, जल विरोधी कोलाइड, या जल स्नेही कोलाइड। अब समझिएगा, जल विरोधी का मतलब होता है कि वह कोलाइड जो, यानी जो जल के साथ कोलाइड नहीं बनाता है वो जल विरोधी कोलाइड है, या जल के साथ जो क्या नहीं करता है, क्रिया नहीं करता, वो जल विरोधी कोलाइड है। और जब जो है जो जल के साथ आने पर शीघ्रता से बना लेता है उसे बोलते हैं जल स्नेही कोलाइड। जल स्नेही कोलाइड का मतलब है कि वे कोलाइड जो क्या होते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, या जल के साथ क्या कर लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, जल स्नेही कोलाइडी। तो कुछ होते हैं आम्ल स्नेही होते हैं जो आम्ल के साथ बनाते हैं। जिलेटिन एक द्रव स्नेही कोलाइडी है, इसका मतलब है द्रव के साथ मिल करके क्या करता है, मिल जाता है आसानी से। इसका अधिकतर उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, और इसका प्रयोग किया जाता है किस लिए, कोलाइड को बनने से रोकने के लिए, कोलाइड के स्थायी बनाने तथा क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए, या मिश्रण को स्थायी बनाने के लिए, खुशबू की वृद्धि करने के लिए। तो ये होता है कोलाइड को एक स्थायी, ठीक है, यानी कि स्थायी बनाने में तथा क्रिस्टलीकरण को रोकने में। अगला प्रश्न है, कॉपर पर चांदी का लेपन करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट की जगह पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है। यानी जब क्या किया जाता है, कॉपर पर चांदी का लेपन करना होता है तो उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट नहीं प्रयोग किया जाता बल्कि पोटेशियम अर्जेंटाइन, ठीक है, अर्जेंटोसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है, कॉपर पर चांदी की एक पतली परत बनती है, ये तो है ही है, अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ये सिल्वर आयन विलयन में पूर्णतः हटा दिए जाते हैं, ये सिल्वर आयनों की कम उपलब्धता होती है क्योंकि कॉपर सिल्वर में AgCN ट्वाइस निगेटिव यानी -1 आयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि सिल्वर आयन यानी Ag+ की कम उपलब्धता होती है, क्योंकि यानी कि उसमें से यदि हम सिल्वर नाइट्रेट करें ना तो उसमें Ag+ एक ही यानी कम मिलता है, जबकि कॉपर सिल्वर, ठीक है, यानी AgCN ट्वाइस पोटेशियम साइनेट आयन को विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्रकृति में पाए जाने वाला तत्व, यानी प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। थोरियम, मरकरी,
यूरेनियम या पोलोनियम। तो इनमें से सबसे भारी कौन है? थोरियम है। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों को इनके धात्विक गुणों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, तो इनका जो बढ़ता हुआ क्रम है उसमें धात्विक गुण तो सब, यानी कि पहले तो लिथियम आएगा, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, ठीक है, फिर आता है Rb और फिर Cs। यही आपका क्या है? इसका धात्विक गुण है। धात्विक गुणों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, LINAKRbCs। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ, यानी इधर से इधर की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की ऋणात्मकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या ऐसा है? क्या ऋणात्मकता बढ़ती है? इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है वो सिर्फ क्या है? एक ही सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बढ़ती है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, नहीं घटती है, धनात्मकता बढ़ती है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए मिलाइए। सबसे हल्का अधात्विक तक, अधात्विक की बात कर रहा है, धात्विक की नहीं बात कर रहा है। ठीक है, फिर द्रव धात्विक तक, तो द्रव धात्विक तक तो क्या हो जाएगा? धातु जो द्रव में है मरकरी हुई। ठीक है, अधात्विक तक कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। सर्वाधिक आघात वर्ध तत्व ये सोना, यानी सोने को पीट पीट करके सब बहुत पतली परत में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। ठीक है, अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है तो है ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये हो गया, तो हमारा हो गया, यानी कि ए का 3 हो गया और बी का 4 हो गया, तो 3 और 4 और 1 और 2, 3 4 1 और 2। तो यहाँ पर हमारा जो कूट है वो 3 4 1 और 2 डी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली स्वचालित वाहन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या यह सामान्यतः सीसा अम्ल बैटरी होती है? यह 2B विभव के, यानी कि 2-2 वोल्ट के विभव के 6 सेलों से बनी होती है। शक्ति विसर्जित करते समय इसके सेल गैल्वेनी सेलों की तरह काम करते हैं। पुनः आवेशित होते समय इसके सेल विद्युत अपघटनीय सेलों की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इसका उत्तर है वो हमारा, ये सभी इसके क्या हैं? सही हैं। पहला भी सही है, ये सीसा यानी संचालक बैटरी होती है। 2-2 वोल्ट के विभव के 6 सेल होते हैं, तो कितना हो गया? 12 वोल्ट का विभव हो गया। ठीक है, शक्ति विसर्जन समय करते समय ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करते हैं। पुनरावेशित करते के लिए ये विद्युत सेल की अपघटनीय सेल की तरह काम करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 और 4 सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम आदि के धातुओं का निष्कर्षण इनके संबंधित यौगिकों से विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा क्यों किया जाता है? ये अभिक्रियाशील धातु हैं, अपघटन आसान प्रक्रम है, अच्छे विद्युत सुघट्य हैं, या उपरोक्त सभी? तो इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है, यानी कि किसके लिए? इनका निष्कर्षण करने के लिए विद्युत अपघटन इसलिए करवाया जाता है क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, किसी और दूसरे के साथ इनको क्रियाशील करवाया जाता है तो तुरंत क्या करती हैं? नया तत्व बना लेते हैं और अलग नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न है, लेड संचालक बैटरी। ठीक है, लेड संचालक बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल। सीसा संचालक का मतलब होता है जो गाड़ियों में बैटरी लगती है उनसे, तो इसमें कौन सा प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, आप लोग सुनते हैं ना कि उसमें तेजाब डला है, तो तेजाब को ही सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो गाइस ये थे हमारे 25-30 प्रश्न विज्ञान के, और आशा है कि आप लोगों के लिए ये उपयोगी होंगे। सभी प्रश्नों यानी कि सभी प्रश्नों के लिए, ये सभी प्रश्न जितने हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं, एसएससी सीडीएस वगैरह में आए हुए हैं, और ये जो उत्तराखंड में होने वाला जो बंदरोगा है उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। इसके साथ आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और हमको क्या सुधार करना है। ठीक है, और अच्छा लग रहा है हम लोगों का प्रयास तो लाइक भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।